अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अतीक अहमद किल्ड हाउ आ तांगेवाला सन्स बिकम यूपी द मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर नीतीश राजपूत। तो नीतीश राजपूत की वीडियो भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होती है। इनकी कुछ सीखने को मिलता है, फैक्ट पे बात करते हैं जी। तो इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। काउंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। आज भी ये रिकॉर्ड में है, हमारे देश की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग करी थी। चौराहे के ऊपर वो लड़ते लड़ते क्रूड बॉम्ब मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया की जो न्यूक्लियर डील थी उसके ऊपर फैसले भी ले रहे थे। अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवेलप में लिख के अपने लॉयर को दे दिया था। यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस जो होते हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन एक बार बंदूक देने के बाद आपका कंट्रोल उससे हट जाता है, चाहे वो कोई हो। उसके विटनेस थे या नहीं थे, यही रीजन बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कतों का। और ये लोग उस टेम्पो का भी पीछा करके हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और वहां पे फिर से गोली और बम फेंकते हैं। देखिए, आपने एनकाउंटर्स, गैंगस्टर्स, बाहुबलीज के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट तक में नेता और पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात कर रही थी। ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि अतीक अहमद, जिसके ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंकने तक के आरोप थे, उसने हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में जाके वोटिंग कैसे कर दी। एक आदमी जिसके ऊपर कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको माननीय एमपी बना के पार्लियामेंट में शपथ दिलवाई गई कि वो अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखे कि कोई कानून ना तोड़े। और ऐसा क्या रीजन था कि एक टांगा चलाने वाले के लड़के ने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, और इन सब चीजों के बाद भी आम जनता बार बार उसको वोट देके 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी क्यों बना रही थी। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तभी जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसको समझने में आसानी होगी। अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ? पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। देखिए, प्रयागराज, जिसको उस टाइम पे इलाहाबाद कहते थे, वहां पे एक गांव था कसारी मसारी। इसी गांव में एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। और 10 अगस्त 1962 को इसी टांगे वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। एक भाई अशरफ था जिसको खालिद असीम भी कहते हैं, अभी आपने अशरफ के बारे में काफी सुना होगा। और इसके अलावा 2 बहनें और थी। इनका परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहा था, अतीक का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तो 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली इनके इलाके से कोयले की जो मालगाड़ियां जाती थी, वहां से कोयला चुरा के अतीक ने उसको बेचना चालू कर दिया था। और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो अतीक ने उस एरिया के और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया और एक तरह से ये इनका लीडर बन गया था। और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी, जो उस टाइम पे उस एरिया के एमपी थे, उनके लिए बाउंसर का भी काम किया था। इन सब चीजों के बाद भी इसने जैसे तैसे 10th क्लास का एग्जाम तो दिया, लेकिन फेल हो गया। और उसके बाद ही पूरी तरीके से कोयले के बिजनेस में घुस गया। 17 साल की उम्र में ये 10th क्लास में फेल हुआ था और उसी ईयर 1979 में इसके ऊपर पहला मर्डर का आरोप लगता है कोयले के बिजनेस को लेके, और कुल्डाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से लेके 1983 तक अतीक ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी वसूली करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही थी। उसी टाइम पे सेम एरिया में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था शौक ए इलाई, जिसको सब चांद बाबा भी बोलते थे। ये उस एरिया का सबसे बड़ा डॉन था और इसके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। जिस एरिया में रहता था उस एरिया में पुलिस नहीं जाती थी। कहा जाता है कि पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग था और नेताओं का हाथ इसके सर पे था। पुलिस इसके गैंग के किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाती थी। 1988 में इस एरिया में एक नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह आते हैं और ये पहले पुलिस ऑफिसर थे जिसने चांद बाबा को उसके एरिया में घेर के पकड़ने की कोशिश की थी। चांद बाबा बच के तो निकल जाता उस दिन, लेकिन सेम उसी रात को चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है। कई घंटों तक चारों तरफ से पुलिस स्टेशन के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं और बॉम्ब फेंके जाते हैं। चांद बाबा का जो बॉम्ब बनाने का स्टाइल था वो बहुत अलग था, जिसकी वजह से चांद बाबा को बमबाज भी कहते थे। इसके आदमी बैग के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान रखते थे और ऑन द स्पॉट बॉम्ब बना के मारते थे और क्रूड से ये बम बनाते थे। अभी जो उमेश पाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी सेम इसी तरीके से बॉम्ब बनाए गए थे, अभी आगे बताऊंगा मैं। और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स में बता रहा हूं, अभी जब करंट सिचुएशन आएगी
जाएगी तो अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो इधर अतीक छोटे लेवल पे अपने गैंग के साथ काम कर रहा था और सेम टाइम पे सेम एरिया से चांद बाबा भी अपना काम कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठा के ले जाती है। उसके ऊपर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इनफैक्ट अतीक अहमद पूरे यूपी में पहला आदमी था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था। और इसी टाइम पे अतीक को किसी ने बताया था कि चांद बाबा के अलावा उसको कोई और इस सिचुएशन से नहीं बचा सकता। और यही वो टाइम था जब अतीक अहमद चांद बाबा से मिलता है और उसकी मदद लेता है। कहा जाता है कि इस चीज के लिए चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगवाई थी और अतीक को सेम डे में छुड़वाया था। चांद बाबा को अतीक के अंदर काफी टैलेंट दिखता है, इसलिए वो अतीक को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर और पावरफुल हो जाता है और उसका जो पुलिस का डर था वो भी खत्म हो जाता है। चांद बाबा के साथ रहकर उसने हर एक चीज सीखी, बॉम्ब बनाने से लेके हथियारों की सप्लाई, एक्सटॉर्शन के तरीके, सब कुछ सीखा। अतीक ने वहां पे रहकर ये भी सीखा कि चांद बाबा जो है वो छोटे छोटे इलेक्शन भी लड़ रहा है। तो अतीक भी उसको देख के इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है और इसको लेके चांद बाबा और अतीक में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अतीक अहमद काफी तेज था, वो सारी चीजें चांद बाबा के साथ रहकर सीख लेता है और अब चांद बाबा का ही कॉम्पिटिशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं और अतीक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के खड़ा होता है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ चांद बाबा भी सेम टाइम पे सेम सीट से खड़ा होता है। इसको लेके अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन मैं अभय अवस्थी जो सोशल साइंटिस्ट और फॉर्मर इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं उनकी थ्योरी लेके चलता हूं। चांद बाबा अतीक को इलेक्शन से पीछे हटने के लिए धमकी भी देता है, लेकिन अतीक नहीं मानता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज चांद बाबा के अगेंस्ट में थी उनका हाथ अतीक पे था। चांद बाबा और अतीक के बीच में इस पूरे चुनाव के टाइम पे बहुत गैंगवार होती है, लेकिन फाइनली अतीक ये चुनाव जीत जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अतीक MLA तो बनता ही है, साथ में चांद बाबा का जो पूरा 2 नंबर का बिजनेस था उसको भी टेक ओवर कर लेता है। ये जितने भी गैंगस्टर थे, इनकी गैंग में हिंदू, मुस्लिम, हर कास्ट के लोग होते थे। ये जब क्राइम करते थे तो उसमें भी कास्ट नहीं देखते थे, हर कास्ट के लोगों के साथ क्राइम करते थे। बेसिकली जिनके पास पैसा होता था उनके साथ क्राइम होता था। 1989 में अतीक अहमद MLA तो बनता ही है, बल्कि उसके बाद भी 1989 से 2004 तक कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन जीत के 5 बार MLA बनता है। 5 बार बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता थे उनको हरा के इलेक्शन जीतना ये आसान बात नहीं थी। देखिए, इलेक्शन पैसा और पावर से जीता जाता था और कहा जाता है कि उस टाइम पे अतीक के पास इस एरिया में दोनों था। और कुछ एलिगेशन ये भी हैं कि एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसा तो बहुत बनाया, इसके साथ साथ इलेक्शन टैक्स के नाम पे बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, हॉस्पिटल्स ओनर्स, बड़ी रिटेल शॉप्स के ओनर, इन सब से भी पैसा वसूली की। और सिर्फ इतना ही नहीं, एलिगेशन ये भी है कि इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग और दूसरे एरिया से लोगों को ट्रक में भर के वोट के टाइम पे लाना, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही आसानी से पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों जमा करवा देता। इसकी एक बात पे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बंदूकें लेके। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती जी वाला जो गेस्ट हाउस कांड था उसके बारे में सुना होगा, जहां पे मायावती जी को अटैक की वजह से रूम में बंद होना पड़ गया था और इसका इल्जाम भी अतीक अहमद के ऊपर आया था। इस इंसिडेंट के बाद अतीक और फेमस होता है अपने एरिया के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको भी इसमें टैलेंट दिखता था। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक जीत भी जाता है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। अब देखिए, ये स्टोरी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक और स्टोरी रेकमेंड करना चाहूंगा, कुक्कू FM की ऑडियो बुक आनंदपाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। इस ऑडियो बुक में काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं आनंदपाल के बारे में, जैसे कैसे वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी डाल देता था। ऐसी चीजें जो आपने किसी क्रिमिनल के बारे में शायद पहले नहीं सुनी होंगी। कुक्कू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। क्राइम, थ्रिलर से लेके ऑटोबायोग्राफी तक कुक्कू FM पे हर तरह की ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड NR50 यूज करते हो तो आपको कुक्कू FM के फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 50% ऑफ, यानी कि 49 रुपीज में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस। और कहीं भी ट्रैवल करते हुए या अपने फ्री टाइम में इन ऑडियो बुक्स को आप सुन सकते हो। ऑडियो बुक्स को मैं पर्सनली भी प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे स्क्रीन टाइम भी कम होता है और टाइम यूटिलाइज भी अच्छे से हो जाता है। डाउनलोड करिए कुक्कू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। फूलपुर सीट जिससे अतीक MP बना था, ये कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी। इस सीट से जवाहरलाल नेहरू जी जीत के पार्लियामेंट पहुंचे थे और फिर PM बने थे। उनकी सिस्टर भी इसी सीट से खड़ी हुई थी और फिर VP सिंह जी भी इसी सीट से जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये नॉर्मल सीट नहीं थी। अतीक का यहां से जीतना मजाक नहीं था। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि एक कैंडिडेट MLA और MP एक साथ नहीं बन सकता, तो इसलिए अतीक MLA की सीट छोड़ के MP की सीट ले लेता है। और ये जो MLA की सीट खाली होती है, इसके लिए बाय इलेक्शन होते हैं। अब खुद तो अतीक MP बन गया था, लेकिन ये जो MLA की सीट खाली थी, तो इस सीट के लिए अतीक ने अपने भाई अशरफ, जिसको
खालिद असीम भी कहते हैं, उसको खड़ा कर दिया अक्टूबर 2004 में। अब इसी सीट से बीएसपी की तरफ से राजू पाल भी इलेक्शन लड़ता है और 4000 वोट से जीत भी जाता है। ये बात अतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन राजू पाल भी कोई हल्का आदमी नहीं था उस एरिया का। राजू पाल भी उस एरिया के कई सारे जो गैंग थे उनसे टच में था। राजू पाल के ऊपर भी आरोप थे कि राजू पाल ने अनीस पहलवान को मरवाया, लेकिन ये कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया था। राजू पाल ने अक्टूबर 2004 में इलेक्शन जीता। उसके अगले महीने ही राजू पाल के ऊपर बॉम्ब और गोलियां चलती हैं, लेकिन राजू पाल बच जाता है। दिसंबर में फिर से बॉम्ब फेंके जाते हैं, राजू पाल इस बार भी बच जाता है। और इस इंसिडेंट के नेक्स्ट मंथ यानी कि 16 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है। शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजू पाल कुछ लोगों के साथ दिन में 3 बजे 2 गाड़ियों में अपने गांव रिपब्लिक डे मनाने के लिए वापस जा रहा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि इस टाइम पे राजू पाल के साथ लॉयर उमेश पाल, जो राजू पाल के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो भी थे। अब उमेश पाल उस दिन जो भी हुआ उसके विटनेस थे या नहीं थे, यही रीजन बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कतों का। वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो राजू पाल गाड़ी से जा रहा होता है और अचानक से राजू पाल की दोनों गाड़ियों को मेन बाजार में दिन दहाड़े 20 से 25 लोग घेर लेते हैं और गोली चलाने लगते हैं। राजू पाल को कई गोलियां लगती हैं और राजू पाल को एक टेम्पो में डाल के हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है और ये लोग उस टेम्पो का भी पीछा करके हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और वहां पे फिर से गोली और बम फेंकते हैं। टोटल 19 गोलियां लगती हैं राजू पाल को और उनकी डेथ हो जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि राजू पाल, जो कि एक एमएलए है, उनको मार दिया गया है, तो बीएसपी और राजू पाल के जो सपोर्टर थे वो सड़कों पे आ जाते हैं और काफी दंगे होते हैं। एसपी से लेके नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। पूजा पाल, जो कि सिर्फ 9 दिन में विडो हो गई थी, वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करती हैं, जिसमें अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और 7 और लोगों का नाम लेती हैं। इस केस के ऊपर ज्यादा कुछ तो डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन सेम सीट के लिए फिर से बाय इलेक्शन होते हैं क्योंकि राजू पाल की डेथ हो गई थी। सेम सीट से राजू पाल की वाइफ को बीएसपी से टिकट मिलता है और इधर से अतीक अहमद का भाई अशरफ फिर से इलेक्शन में खड़ा होता है और इस बार अशरफ जीत जाता है। अब उस एरिया का एमपी अतीक अहमद, एमएलए उसका भाई और यूपी में एसपी की गवर्नमेंट थी और उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक अहमद का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। अतीक अहमद का जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही यूनिक था। उसके ऊपर जो आरोप लगते थे वो यही लगते थे कि वो पॉलिटिशियंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है या फिर जमीन कब्जा कर रहा है, एक्सटॉर्शन, वसूली, ये इन सारी चीजों को एक बिजनेस की तरह चलाता था। वहीं दूसरी तरफ आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जैसे शादी में कितना दहेज जाएगा 2 पार्टियों के बीच में, वो डिसाइड होता था। लैंड का अगर 2 भाइयों का डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाना। उस टाइम पे अतीक का एक अपना सेपरेट कोर्ट सिस्टम चलता था। उस एरिया में अतीक के पास कई 100 लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम लेके। तो इस तरीके से 2007 तक तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद का दबदबा बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन 13 मई 2007 को फिर से इलेक्शन आते हैं और एसपी को हरा के बीएसपी जीत के यूपी में अपनी सरकार बना लेती है और मायावती की तरफ से राजू पाल की वाइफ पूजा पाल अतीक के भाई को हरा के सेम सीट से जीत जाती है। 2006 तक जो दब के रह रहे थे वो भी बाहर आते हैं, जैसे कि उमेश पाल। जैसे ही बीएसपी की सरकार बनती है, उमेश पाल जो विटनेस थे राजू पाल केस में और उनके दोस्त भी थे, वो पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं 2006 में अतीक ने मुझे किडनैप कर लिया था और अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए मैंने उस टाइम पे दबाव में आके ये बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता है। देखिए, अतीक अहमद के ऊपर ना जाने कितने बड़े बड़े केस थे मर्डर वगैरह के, लेकिन ये जो किडनैपिंग वाला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ उमेश पाल ने जो किया था, अतीक को आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इसी केस की वजह से अतीक अहमद की जान गई आगे चल के, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही उमेश पाल ये सब कंप्लेन करते हैं, अतीक गायब हो जाता है और 2008 में अतीक, जो कि दिल्ली में छुपा था, वहां से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कहते हैं कि ऐसा अतीक ने इसलिए किया था, वो दिल्ली में इसलिए छुप गया था क्योंकि उसको शक था कि उसको पकड़ के और अरेस्ट करके उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा उस टाइम पे। अब एक तरफ अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन था तो वो अभी भी एमपी। जो भी केस चल रहे थे वो प्रूव नहीं हुए थे। वहीं सेम टाइम पे 2008 में इंडिया की न्यूक्लियर डील जो थी वो साइन होनी थी यूएस के साथ। उसको लेके बहुत हंगामा हो रहा था पार्लियामेंट में, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा था कि ये जो डील है न्यूक्लियर वाली, इसको साइन नहीं होने देंगे। और फिर बहुत हंगामे के बाद ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, अगर ज्यादा वोट आए तो इंडिया डील साइन करेगा वरना नहीं करेगा। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मांगा था। कांग्रेस के पास 228 मेंबर थे और वोट जीतने के लिए 44 कम पड़ रहे थे। और इस चीज को पूरा करने के लिए सारी पार्टियां, चाहे अपोजिशन हो चाहे जो रूलिंग पार्टी थी, सब अपनी अपनी गणित लगा रही थी। इस चीज को पूरा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला जाता है, पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें से एक अतीक अहमद भी थे। अतीक ने भी पार्लियामेंट में जाके इस न्यूक्लियर डील के लिए वोटिंग की थी। आज भी ये रिकॉर्ड में है, हमारे देश की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग करी थी। तो एक तरफ तो अतीक अहमद और उसके लोगों के ऊपर ये आरोप थे कि चौराहे के ऊपर वो लड़ते लड़ते क्रूड बॉम्ब मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया की जो न्यूक्लियर डील थी उसके ऊपर फैसले भी ले रहे थे लोग। खैर, उस टाइम पे सबको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जैसा बोलेगी चुपचाप अतीक वैसा कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एकदम उल्टा हुआ।
अतीक ने मुलायम सिंह और कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, यानी कि न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में वोट किया। और इस चीज से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने अतीक और बाकी 6 एमएलए जो थे उनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। अब यहां से अतीक अहमद जेल में तो आ गया था, लेकिन क्राइम प्रूव नहीं हुआ था और कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी। देखिए, इसमें एक चीज और बता देता हूं कि आज की डेट तक अतीक के ऊपर 100 से भी ज्यादा केस रजिस्टर थे, लेकिन सिर्फ एक में ही प्रूव हो पाया कि वो गिल्टी है, वो भी उसके मरने से कुछ दिन पहले। उससे पहले उसके ऊपर लगा एक भी केस प्रूव नहीं हुआ था कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी गवाह सामने ही नहीं आता था तो अपने बयान से बदल जाता था, या जो आने वाला होता था उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी अतीक अहमद को हथकड़ी पहनाने के लिए या फिर जेल में इधर से उधर ले जाने के लिए, वो डर के मारे अपना जो नेम टैग होता था वो भी छुपा के जेब में रख लेते थे, कहीं अतीक अहमद को उनका नाम ना पता चल जाए। इतना खौफ था। उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद के केस सुनने से ही मना कर दिया था। इन सब रीजंस की वजह से उसका जो क्राइम था वो कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। अब क्योंकि कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है तो वो इलेक्शन लड़ सकता था। अतीक 2009 में इलेक्शन लड़ता है अपना दल नाम की एक पार्टी से और हार जाता है। 2012 में बेल पे बाहर आता है, फिर से इलेक्शन लड़ता है। इस बार राजू पाल की जो वाइफ पूजा पाल थी उनके सामने लड़ता है, उनसे भी हार जाता है। 2014 में मुलायम सिंह यादव जी फिर से अतीक को टिकट देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी इस चीज को लेकर अपने फादर से काफी झगड़ा कर लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि अतीक को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर झगड़ा करते हैं। लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी अतीक को टिकट दिया जाता है, लेकिन ये इलेक्शन भी अतीक हार जाते हैं। और जब इतने इलेक्शंस बैक टू बैक वो हार गया था, इसके बाद अतीक अहमद के अंदर पॉलिटिशियंस का जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा था, क्योंकि उसकी पावर पहले जैसी नहीं रही थी। लेकिन इसके बाद भी अतीक जब भी बेल वगैरह पे बाहर आता था तो ट्राई करता था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, आसपास के एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करता था। इसके बाद फिर से अतीक से एक गलती होती है, जिसकी वजह से अतीक फिर से जेल में पहुंच जाता है और बेल पे भी नहीं निकल पाता है। इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, सैम हिगिनबॉटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। दिसंबर 2016 में यहाँ के स्टाफ ने 2 लड़कों को एग्जाम देने से मना कर दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे, और ये मामला अतीक के पास आता है। फिर अतीक भीड़ लेके यूनिवर्सिटी पहुंचता है और टीचर्स और स्टाफ को मारता पीटता है। वो पूरा वीडियो वायरल हो जाता है और इसकी वजह से इतना हंगामा होता है कि अतीक को फिर से 2017 फेब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के साथ साथ राजू पाल वाला जो केस था उसकी भी जांच सीबीआई कर रही थी। इसके बाद 2017 में सीएम बनते हैं योगी जी, लेकिन इसके बाद भी अतीक अपना काम जो था वो जेल से आसानी से चला रहा था। 2018 में लखनऊ में एक बिजनेसमैन थे मोहित जायसवाल, जिसको कुछ लोग लखनऊ से उठा के अतीक के पास देवरिया जेल में ले जाते हैं। वहां पर मोहित जायसवाल से पेपर साइन करवाए जाते हैं और उसी जेल में लोग उनको मारते हैं। ये कहा जाता है कि पुलिस वालों ने भी उन्हें मारा। अब बिना पुलिस की हेल्प के तो ये सब पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मोहित जायसवाल जब वहां से छूटते हैं तो पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं कि इनकी 40 करोड़ की जो कंपनी थी वो अतीक ने अपनी फैमिली के नाम करवा दी है, जिसको मना करने के लिए अतीक ने इनको जेल में बुलवा के पिटवाया और डॉक्यूमेंट साइन करवाए और इसके अंदर पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए। इसी इंसिडेंट से क्लियर हो गया था कि अतीक का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, जेल में भी अतीक को रोका नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को 2019 में साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया था ताकि ये सब बंद हो सके। इसी के साथ साथ सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी राजूपाल वाले केस में वो 2022 में कंप्लीट हो जाती है और राजूपाल मर्डर केस में सीबीआई टोटल 5 लोगों के नाम मेंशन करती है। उन 5 लोगों में से एक अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी था। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी कि सीबीआई ने उमेश पाल को विटनेस लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि उमेश पाल के बयान कई बार चेंज हुए थे तो विटनेस लिस्ट में उनका नाम हटा दिया था, यानी कि ऑफिशियली उमेश पाल विटनेस नहीं थे। तो जब उमेश पाल ऑफिशियली विटनेस ही नहीं रहे तो सबका डर खत्म हो गया था। तो इस साल 24 फरवरी 2023 तक अतीक का केस पूरी तरीके से शांत पड़ा हुआ था। वो आराम से अपना साबरमती जेल में था, लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल, जो कि अब ऑफिशियली विटनेस तक नहीं है, इसका मतलब कि उमेश पाल से अतीक को कोई खतरा नहीं है, वो अपने गनर के साथ कोर्ट की हियरिंग सुन के अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वो घर के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं उनके ऊपर 7 लोग बॉम्ब और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें उमेश पाल और उनके गनर की डेथ हो जाती है और ये सब उमेश पाल की मदर के सामने होता है, जो कि विटनेस थी इस पूरे इंसिडेंट की। अब इसके अगले दिन उमेश पाल की वाइफ जया पाल पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और कंप्लेन करती हैं कि उमेश पाल को तो उन्होंने मार ही दिया, इसके साथ साथ उनको भी कॉल आया है कि उनको भी मार दिया जाएगा। और इस एफआईआर में वो नाम लेती हैं पहला तो अतीक अहमद का, अतीक के भाई का, अतीक की वाइफ का, अतीक के 2 बेटों का, और इसके साथ साथ 6 और लोगों का नाम लेती हैं। जिन जिन लोगों का एफआईआर के अंदर नाम था उन सब के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर यूपी के सीएम योगी जी ने यह कह दिया था कि इन सबको मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक और अशरफ तो पहले से ही पुलिस के पास थे।
अतीक साबरमती जेल में और अशरफ बरेली की जेल में, और बाकी जितने थे सबके सब फरार हो जाते हैं। और ये जो फुटेज वगैरह जो भी चीजें थी, ये यूपी के अंदर बहुत ही तेजी से ट्रिगर होती हैं कि दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। और इसी बीच में पुलिस के हाथ उमेश पाल के ऊपर गोली चलने वाली सीसीटीवी जो फुटेज थी वो लगती है और ये फुटेज वायरल भी हो जाती है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करके स्टेटमेंट देती है कि इसमें टोटल 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके नाम है असद जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज जो कि ड्राइवर था उस दिन, उस्मान जिसने सबसे पहली गोली चलाई थी, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर। ये 7 लोगों के नाम पुलिस ने बताए। 24 फरवरी को ये इंसिडेंट होता है और उसके 3 दिन बाद 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर होता है। अरबाज जो ड्राइवर था उमेश पाल वाले इंसिडेंट में, वो नेहरू पार्क फॉरेस्ट जो कि प्रयागराज में है, वहां पर पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। अब यहां से बचते हैं 7 में से 6 लोग। इसके बाद 6 मार्च को नंबर लगता है उस्मान, जिसको विजय चौधरी नाम से भी जाना जाता है। उसका भी प्रयागराज में एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर होने के बाद पुलिस ये कहती है कि ये भाग रहा था और इसको गोली लग जाती है, हम लोग इसको हॉस्पिटल ले गए और वहां पे इसकी डेथ हो गई। जबकि उस्मान की जो वाइफ थी वो उल्टा आरोप लगाती है कि मंडे की सुबह को पुलिस उस्मान को घर से लेकर गई और एक फेक एनकाउंटर में मार दिया। तो इस एनकाउंटर होने के बाद 7 में से 5 लोग बचते हैं जो उस दिन अटैक करने आए थे उमेश पाल के ऊपर। इसी बीच में अतीक जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट अतीक को उमेश पाल का जो किडनैपिंग वाला केस था उसमें उम्र कैद की सजा सुना देती है। ये पहली बार होता है जब अतीक को सजा सुनाई जाती है किसी केस में। इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस थे और ये पहला केस था जिसमें इसको गिल्टी प्रूफ किया गया था। यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस जो होते हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। तो ये जो सजा सुनाई जाती है अतीक को, इसी सुनवाई के लिए साबरमती जेल से यूपी लाया जाता है और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाता है। जब अतीक को यूपी से लाया जा रहा था तो 1 मिनट के लिए भी मीडिया ने अतीक का साथ नहीं छोड़ा था। अतीक को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सिर्फ साबरमती से यूपी लाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो अब अतीक और अशरफ दोनों को प्रयागराज की जेल में ले आया जाता है। अब इसके बाद डेट आती है 13 अप्रैल 2023 और जो 5 लोग बचे थे उनमें से 13 अप्रैल को असद अहमद, अतीक का बेटा, और गुलाम, इन दोनों का भी झांसी के अंदर एनकाउंटर हो जाता है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे जिसमें से सबसे बड़ा उमर लखनऊ जेल में है और दूसरा बेटा अली है जो नैनी सेंट्रल जेल में है, तीसरा बेटा असद था जिसका एनकाउंटर हो गया। इसके अलावा 2 सबसे छोटे बेटे हैं अजम और अबन जो कि क्लास 12th और क्लास 9th में है, स्टूडेंट हैं वो अभी। उनको भी यूपी पुलिस ने अरेस्ट करके प्रयागराज में एक जुवेनाइल होम में डाल दिया है और असद की वाइफ फरार है। अतीक अहमद की जो 11,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया गया और घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और ये सारी चीजें जब चल रही थी इसमें अतीक की वाइफ ने सीएम योगी जी को लेटर भी लिखा कि उनके हस्बैंड अतीक का एनकाउंटर भी कराया जा सकता है। और इसके साथ साथ अतीक ने भी कहा कि उसको किसी पुलिस वाले ने धमकी दी है कि तुम लोग भी मारे जाओगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवलप में लिख के अपने लॉयर को दे दिया था कि अगर उसको कुछ होता है तो ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी हाई कोर्ट और यूपी सीएम को दे दिया जाए। इस लेटर को लेके भी काफी बवाल चल रहा है कि इसमें किसका नाम है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो 7 लोग जो उस दिन हमला करने आए थे उमेश के ऊपर, उसमें से 4 का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी 3 गुड्डू मुस्लिम, अरमान और सबीर ये भागे हुए हैं। इनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। 13 अप्रैल 2023 जिस दिन असद अहमद, अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है और नेक्स्ट डे उसकी बॉडी को कसारी मसारी गांव में ले जाया जाता है। ये वही गांव है जो मैंने शुरू में बताया था कि जहां पे अतीक अहमद पैदा हुआ था। तो असद की बॉडी का जो लास्ट रिचुअल था वो वहीं पे होना था और इससे थोड़ी दूर पे धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और उसका भाई अशरफ बंद थे, लेकिन उनको वहां पे जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। अब देखिए कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे कि अतीक और अशरफ जो जेल में बंद थे इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा ताकि कोई मारपीट हो इनके साथ तो वो पता चल सके। तो नेक्स्ट डे यानी कि 15 अप्रैल को इन दोनों को रात 10 बजे कॉलविन हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है धूमगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पे है। इनकी जो गाड़ी थी वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पे रुकती है और ये लोग गाड़ी से उतर के पैदल पैदल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं, उसमें से ही 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं और अतीक और अशरफ को मार देते हैं, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा ही होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 हैं कौन और इन्होंने मारा क्यों? इनमें से एक का नाम है लवलेश तिवारी, दूसरे का मोहित जिसको सनी भी बोलते हैं, और तीसरा अरुण मौर्य। इनको जब पुलिस ने पकड़ा तो इन्होंने कहा कि इनको अपना नाम बनाना था क्राइम की दुनिया में, इसलिए मारने के लिए कोई बड़ा आदमी चाहिए था, इसलिए इन्होंने अतीक और अशरफ को मारा। लेकिन पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये तीनों अलग अलग शहर में रहते थे, ये तीनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। सिर्फ सनी और लवलेश जो थे वो 2021 में बांदा जेल में एक बार मिले थे और उसके बाद इनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो ये लोग इस काम के लिए साथ में कैसे आए? दूसरी चीज, ये लोग काफी गरीब भी थे,
कपड़े तक फटे पुराने पहने थे। तो इनके पास हैवी कैलिबर जिगाना टर्किश पिस्टल जो यूएस कोस्ट गार्ड और फिलीपीन मलेशिया की जो पुलिस थी वो यूज करती है, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख होगी, ये कैसे इनके पास आ गई? एक फेक कैमरा और माइक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? इनको कैसे पता चला कि टाइम बदल के अतीक को मेडिकल चेकअप कराने के लिए रात में एग्जैक्ट 10:30 बजे ही हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है? ये लोग पहले दिल्ली में इकट्ठा हुए, वहां पे प्लानिंग करी, फिर प्रयागराज की तरफ आए। तो होटल वगैरह का खर्चा जो सारा कुछ था उसके पैसे इनके पास कहां से आए? इन तीनों के घर वालों को कुछ भी नहीं पता कि ये क्या करते हैं। उनको भी डायरेक्ट टीवी से ही पता चला कि इन्होंने ये सब कर दिया। अब इनको किसने इकट्ठा किया, इन्होंने ये चीज क्यों की, ये तो पुलिस इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी की भी डेथ होना बहुत ही खतरनाक चीज होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। पहली चीज तो जो बंदा कस्टडी में होता है उसके हाथ बंधे होते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी तक खुद नहीं देख सकता, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। और दूसरी चीज, जब ये सब चीजें ज्यादा होने लगती हैं तो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठता है और सोसाइटी में लोगों को लगता है कि कोर्ट की बजाय गैंगस्टर बन के अपनी जिंदगी के बदले लिए जा सकते हैं। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन एक बार बंदूक देने के बाद आपका कंट्रोल उससे हट जाता है, चाहे वो कोई हो। लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर सुनिएगा। थैंक यू। वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब अतीक अहमद की जो डेथ है सारी स्टोरी सुनाई, कहाँ से वो कैसे वो बाहुबली बने। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें कई लोग जो वो अफसोस कर रहे थे, कहते वो तो गरीबों की मदद करता था, किसी जरूरतमंद दोरी गेम खेलता था। तो यही बोल रहे हैं, दोरी गेम खेलता था भाई साहब, दोरी गेम खेलता था, दोरी गेम खेलता। मतलब कईयों के लिए वो मसीहा था, कईयों के लिए वो डॉन था। जी नहीं, डॉन तो वो सारों के लिए ही था। तो ही लोग अपने मसाइल, लोगों को मसाइल हुकूमत के पास लेकर जाने चाहिए। वो सबके लिए माफिया था, डॉन था, तो ही लोग दहशत थी लोगों में, तो अपने उसके पास जाते थे भाई साहब। लेकिन बात यहाँ पे यह आ जाती कि इतना अरसा वो रहा, लेकिन ये है कि भाई ने ना, अतीक साहब ने अपने सीने के जोर पर भाई अपनी जिंदगी के दिन काटे, जितने भी काटे। हाँ ये बात है, अपने सीने के दम गैंगस्टर के जिंदगी जो है ना वो अच्छा, जिस तरह बता रहे थे कि कोयले वाली एक गुंडे मूवी आई थी, हाँ सेम टू सेम, लेकिन उसमें तो फिर वो रणवीर सिंह की और दूसरे की क्या नाम है उसका, जो कपूर है, अर्जुन कपूर, उनकी 2 मूवी आई थी। वो भी शुरुआत में इस तरह के काम करते हैं, वो गरीब होते हैं, फिर वो जी वो कोयला ट्रेनों से उतारते हैं, फिर पूरी ट्रेनें तो फिर गैंगस्टर बन जाते इतने बड़े बन जाते हैं कि पूरा मतलब मार्केट ही संभाल लेते हैं। तो ये अतीक ने भी संभाली, लेकिन भाई साहब बुद्धि थी। मैं सोच रहा हूँ ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई कामों में उनके दिमाग ज्यादा तेज चलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में है क्या, गुंडे ही राज कर रहे हैं। सही बात। सियासत में कौन है? गुंडे भाई साहब, गुंडे हैं सियासत में। आज भी पार्लियामेंट में देख लें कितनों के ऊपर आरोप है और वो बैठे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वो बैठे हुए, उनको कोई पूछता ही नहीं। तो ज्यादातर भाई अवाम उसको ही वोट देती है जो भाई किसी के काम आता है। सही बात है। तो किसी के अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो उसको ही फंडिंग करेगा जो उसके बिजनेस में हेल्प करेगा। बिल्कुल, हर बंदे की अपनी अपनी होती है ना, एक जाती ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा काम ये करेगा, ये मेरा काम करेगा, मैं इसको हेल्प करूंगा। उसके बिजनेस में अगर कोई खराबी कर रहा है तो वो डाउन साहब से कहे कि उसको उसका पत्ता कटवा देगा। ये लेते हैं भाई साहब, ये जो इन लोगों ने तो ऐसे ही सिस्टम चल रहा है ना। और ये नहीं, ये हर पॉलिटिशियन ने रखे होते हैं गुंडे, जो उनके खिलाफ बोलता है उसको टपका देते हैं। ऐसी बात है, ऐसी बात। हमारे यहाँ भी ऐसे, हम लोग भी उसकी वोट देते हैं। हाँ, तो ये हमारा इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा है भाई साहब। या जो दूसरा हॉस्पिटल के अंदर करवा दे, या जिधर भी उसका बस है वो हमारा काम करवा दे। वो पावर नहीं देखी यार, इधर हमारे लोगों में जेल में बैठ के अपना काम करा रहा है। वो इतने बड़े बिजनेसमैन को उठवाकर वहाँ से यहाँ ट्रांसफर, और फिर देखो जेल में ही उसकी जगह हड़प कर ली। लेकिन ये केस में भाई साहब पुलिस भी साथ में मिली हुई है, यहाँ पे मिली है भाई साहब। इसको ना प्लानिंग के साथ मरवाया गया है। वो जो लड़के बोल रहे हैं कि हम अपना नाम निकालने के लिए इतने बड़ी हस्ती को, भाई साहब और नहीं, वो तो आरोप खान साहब की तरह का लग गया ना, जिन्होंने खान साहब को शूट करने की कोशिश की। वो वीडियो देखी जो शूट कर रहे थे ना, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे।
यार तारक भाई, कुल मिलाकर बात कहने की तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने भी ऐसे लोगों को टपका लेकिन ये तारक ना 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 क्यों नहीं, एक गैंगस्टर से भाई साहब ये कानून को हाथ लेने वाली डेमोक्रेसी तो बात है, हाथ में लिया जा रहा है। मतलब पुलिस मिली हुई है, पुलिस तो अतीक के साथ भी मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको पुलिस तो अतीक के साथ भी मिली थी और पुलिस का कोई बंदा भी नहीं उधर। अच्छा, पुलिस सिक्योरिटी साथ में रखी है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, उन लोगों को गोली नहीं मारी। एक बंदे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर वो गोली नहीं चलाई, उनको पकड़ लिया गया। तो वो प्लानिंग ही थी। एक आधे को तो मारते ना, कहीं पर तो मारते, उनको आराम से पकड़ लिया। उनको भी भाई साहब एक चढ़ते सूर्य को गिराया गया, फिर उनको ऐसा ऐसा सपोर्ट करेंगे, दूसरे गुमराह ही करेंगे, लीडर ही करेंगे। फिर उनकी भी बारी है कि मैं बोलता रहा हूँ जैसा करेंगे वैसे। अतीक ने भी वही काम किया था, ये खुद अरूज पाया। अब ये जो काम है वो भी सियासतदान अरूज पाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। सियासतदान खुद बनाते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है जब उनके खिलाफ बोलने लगता है तो हटा दिया जाता है। ये ऐसे पूरी प्लानिंग के साथ भाई मारा गया। खान साहब पर गोली चलाने वाले ने पता है क्या कहा था? हाँ, ये डेक चलाता है। अजान हो रही थी तो इन्होंने जी म्यूजिक गाने लगा रखे थे। देखो जी आरोप का यार, एक गरीब बंदे जिनके पास कपड़े नहीं है अच्छे खासे, वो इतने महंगे पिस्टल जो अमेरिका और सारा कुछ उनसे करवाया जाता है। ऐसा दिया गया कि वो खड़े रुक ना जाए। हाँ, बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि वो एक गोली छोड़े और दूसरी पे रुक जाए। मौके पर मौके पर काम तमाम होना चाहिए। और ये भाई साहब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, चाहे जिसने भी करवाया पूरी प्लानिंग के साथ। हो सकता है भाई जिसके रास्ते और उसकी सारी फैमिली को देख कर दिया, एक एक करके टपकाया, ऐसा उसकी नस्ल ही खत्म कर दी। वो जो बच्चे उसके वो जो पढ़ रहे हैं उनको भी उठा दिया, उनको जेल में टपका देंगे। साफ है वैसा भाई, नस्ल ही सारी खत्म कर दी है। ऐसी बात। प्रॉपर्टी वो 11,000 जब्त कर दी गई है। जब्त बनिया वो बनाई भी ऐसी गई थी ना, ये भी तो देख। ऐसे लोगों का ऐसे हाल होना चाहिए। मैं ये भाई साहब तो होना तो चाहिए, लेकिन ये है कि यार हो सकता है कानून की ऊपर FIR दर्ज और कोई जज, कोई वकील, कोई पुलिस वाला मतलब उसको टच करने की कानून नहीं था। भाई साहब ये इसी तरह करके आते हैं पॉलिटिशियन। अभी देख, वो गरीब का था ना, इतनी जायदाद बन गई। अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो जो अभी ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल। अभी तू देख ले, चलो योगी आदित्यनाथ और मोदी की बात करें तो भाई उनके पास इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बनाई। 2 करोड़ की देखी थी कि 2 करोड़ की कितनी थी मोदी जी के पास, और योगी का भाई पता नहीं। लेकिन वो इस लेवल पर कैसे आ गए? एक बिल्कुल गरीब खानदान से, गरीब खानदान से बंदा किसी को इधर खड़ा कर कोई वोट देता है? कोई कुछ ना कुछ तो किए ही है ना, ऐसे ही ऊपर ना आ गए भाई साहब। ये बहुत लंबी सियासत में भाई साहब चलता ही ऐसा कुछ है। सियासत में आम ऐसा इंडिया जहाँ पर इतने बड़े बड़े बाहुबली हों, जिनके डर से लोग वोट ना, वहाँ पर एक बंदा जज जो फैसला करने से हट जाते हैं, वहाँ पे गरीब बंदे की कुछ होता है? बता, ये बड़ी लंबी चौड़ी गेम होती है भाई साहब। कितने लोगों को यार मार टपका कर आते हैं, शर्म फिर भी नहीं। अतीक के वक्त में भी कानून का ही मजाक उड़ाया गया, और अब उन्हें जब कत्ल किया गया तब भी कानून का ही मजाक उड़ाया गया सारा। भाई साहब यार 100 से ज्यादा उसके ऊपर केस है, फिर भी उसके सुनवाई के लिए कोई वकील या जज नहीं तैयार हो। ऊपर सियासतदानों के हाथ, मरने का डर ज्यादा था उनको। वो जिस तरह भत्ता खोरी लेते थे, जिनसे वो लेते थे वो गरीब मजदूरों से लेते थे। वो पता नहीं कैसे लोग कमाते उनसे जाकर, क्योंकि गरीब मजदूरों से मिल मालकान को भी नहीं छोड़ा, बड़े किडनैपिंग भी करते थे। सारे जो हथकंडे थे ना वो उसने। चलो एक तरफ से तो मैं कहूंगा कि अच्छा हुआ एक बला से जान छूटी, लेकिन जिसने जान छुड़ाई है वो इससे बड़ा मगरमच्छ ना हो बन जाएगा, ये भी तो मुमकिन है ना। एक बला से तभी तो ये नेवले से जान छूटे तो सांप डसने के लिए आ जाए। हाँ ये भी है। तो कोई नहीं, जो भी हुआ भाई, वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो क्रिमिनल था तो उसको अदालतें सजा देती,
हाँ ये तो खिलवाड़ ही वाला डेमोक्रेसी के ऊपर भी। डेमोक्रेसी को छोड़ो भाई साहब, वो पकड़ा गया पुलिस में, अदालत उसका फैसला करती जी, सजा होती, सजा हालांकि हो भी चुकी है वो किडनैपिंग के केस के। हाँ, तो इसको प्लानिंग के साथ मरवाया गया है। तो ठीक है भाई, नीतीश भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। जो भी ये क्रिमिनल, मैं अतीक को बिल्कुल सही नहीं बोल रहा भाई साहब, और ना ही वो सही है। जो लोगों को मार दाड़ करके, मार काट करके आगे आता है, वो कभी सही हो नहीं सकता। ऐसी बात है। तो चाहे वो जैसे भी लोगों की हेल्प भी करता था, मैंने कई वीडियोस देखी, वो बोल रहे थे कि वो भी हेल्प करता। तो वोट बैंक के लिए इतना तो अपने इलाके में तो ऐसा होता ना, इतना तो कईयों से रिस्पेक्ट करवा ली, कईयों को डरा लिया, ये चीज चलती रहती है। तो बाकी बात ये है कि भाई नीतीश भाई की एक वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने बोला था कि भाई आज भी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर बैठे उनमें से तकरीबन मैं कहता 90-95% बोला था कि कितने सबके ऊपर केस चल रहे हैं। अमित शाह के ऊपर भी चल रहे थे, अभी तो शायद नहीं होंगे, शुरुआत में थे शायद। योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी केस थे शुरुआत में, सभी के ऊपर। हाँ, कई केस थे। क्या बोल सकते हैं ये बोल। तो ये भाई साहब केस होते ही हैं, तभी ये आते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में कहावत है, जो बंदा जेल में नहीं आता वो सियासत में नहीं आ सकता। ऐसी बात है। तो ये भी है कि जहाँ, लेकिन इमरान खान जेल से बचा फिरता है, लेकिन सियासत तो वो नहीं, कोशिश तो फुल की हुई है, आ जाएगा अभी। लेकिन केस तो उसके ऊपर भी तो है, केस जाए या ना जाए वो केसेस तो है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अभी वो धारा 144 भी लगी हुई है ना, वो यूपी में मेरे ख्याल में, प्रयागराज में, तो ताकि जो लोग इकट्ठे ना, दंगे भड़क ना जाए। तो अभी तो कंट्रोल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है वो पहले जैसे है नहीं, काफी सुलझे हुए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ऐसा ना कोई दंगा करे तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई हिलेगा भी। वो योगी बाबा के डर से सब जो है ना एकदम शांत बैठे हुए, सही है ना। अगर बुलडोजर का डर रहता तो कहीं निकले होते, नाराबाजी कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि भाई साहब वो क्रिमिनल के साथ हुआ है, और वो किसी दूसरी तीसरी पार्टी ने किया है। और लेकिन भाई पुलिस के हाथ में हो गए, ये मिली भगत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है आपके हिसाब से। लेकिन भाई ये हो सकता है जिसका ज्यादा राज गहरा हो, या जिसको चिड़ो, जो कह रहा था मिट्टी में मिला दूंगा, हो सकता है उसी का हाथ हो। बिल्कुल हो सकता है भाई, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मिट्टी में मिलाने वाला डायलॉग तो आपको पता ही है कि योगी जी ने बोला है। तो मिला दिया, उसके सारा खानदान तो खत्म कर दिया, उसका घर भी गिरा दिया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।